नमस्कार। हम सब रोजाना किसी न किसी बाजार से तो जुड़े ही रहते हैं, पर कभी सोचा है कि अर्थशास्त्री की नज़र में ये बाजार असल में है क्या और ये पूरी अर्थव्यवस्था को चलाता कैसे है? हाँ, ये सवाल बहुत दिलचस्प है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे हमारे स्रोत बाजार अर्थव्यवस्था का केंद्र के आधार पर। बिल्कुल। देखिए, पहली सोच तो किसी दुकान या कह ले मंडी की ही आती है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का मतलब वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये कोई एक तय जगह हो जरूरी नहीं। अच्छा। हाँ, ये एक पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था जहाँ खरीदार और विक्रेता वो संपर्क में आते हैं। संपर्क में आते हैं मतलब चाहे वो आमने सामने मिले या फोन पर बात करें या फिर आजकल जैसे ऑनलाइन होता है। समझ गई। तो ये सिर्फ चीजें खरीदने बेचने की जगह नहीं, बल्कि एक तरह का नेटवर्क है। हाँ, कह सकते हैं। और स्रोत बताता है कि इसका जो मूल काम है वो है मांग और आपूर्ति, मतलब डिमांड और सप्लाई के जरिए चीजों की कीमत और मात्रा तय करना। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर असल में ये होता कैसे है? ये कीमत और मात्रा तय कैसे होती है? हाँ, तो यहाँ कीमतें जो हैं वो एक तरह के सिग्नल का काम करती हैं। सिग्नल? जी। जब किसी चीज की मांग यानी उसे खरीदने की चाहत बढ़ती है तो आमतौर पे क्या होता है, उसकी कीमत ऊपर जाती है। हाँ, ये तो देखा है। तो ये बढ़ी हुई कीमत उत्पादकों को, मतलब बनाने वालों को, एक तरह से बताती है कि भाई इस चीज की अभी ज्यादा जरूरत है और उन्हें फिर ज्यादा उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा, तो कीमतें एक तरह से गाइड करती हैं कि संसाधन कहाँ लगाए जाए, और अगर मांग कम हो जाए तो? उसका उल्टा, कीमतें गिरती हैं और ये उत्पादकों के लिए संकेत है कि भाई अब इस चीज की उतनी मांग नहीं रही, तो शायद उत्पादन कम करना चाहिए। तो ये जो लगातार लेन देन चलता रहता है और कीमतों का ये उतार चढ़ाव है, यही तय करता है कि कौन सी चीज कितनी बनेगी और कहाँ जाएगी। और स्रोत इसे ही संसाधनों का कुशल वितरण कहता है। मतलब चीजें वहां पहुंचती हैं जहां उनकी जरूरत है। बिल्कुल, कम से कम सिद्धांत तो यही है कि संसाधन सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल हों। ये कुशल वितरण वाली बात तो ठीक है, पर क्या सारे बाजार एक जैसे ही काम करते हैं? मुझे याद है स्रोत में अलग अलग तरह के बाजारों का भी जिक्र था। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्रोत बताता है कि वस्तुओं के बाजार हैं, जैसे अनाज, कपड़े वगैरह। फिर सेवाओं के बाजार हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गई। जी। फिर श्रम बाजार है, जहां नौकरियां तय होती हैं, वेतन तय होता है। और हाँ, वित्तीय बाजार भी, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह। और हर बाजार की अपनी कुछ खासियतें होती हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए श्रम बाजार, वहां अक्सर कीमतें यानी वेतन उतनी तेजी से नीचे नहीं आते जितनी शायद किसी सब्जी की कीमत गिर जाए। हाँ, ये तो है। और इसकी वजह से फिर बेरोजगारी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। तो हर बाजार का अपना एक अलग चरित्र होता है। और इन अलग अलग बाजारों में वो जो कंपटीशन होता है, उसका लेवल भी अलग अलग होता होगा। स्रोत में कुछ संरचनाओं का नाम था शायद, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार। हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत इन संरचनाओं को काफी महत्वपूर्ण मानता है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता या परफेक्ट कंपटीशन। वो क्या है? वो एक ऐसी स्थिति है जहां बहुत सारे बेचने वाले होते हैं और सब लगभग एक जैसी चीज बेच रहे होते हैं। तो किसी एक का कीमत पर कोई खास कंट्रोल नहीं रहता। अच्छा, जैसे कोई बड़ी सब्जी मंडी जहां बहुत सारे ठेले हैं एक ही सब्जी के। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ग्राहक के लिए अच्छा है, ज्यादा विकल्प, बेहतर कीमतें मिलने की उम्मीद रहती है। और एकाधिकार या मोनोपोली, वो तो इसका उल्टा होगा। जी, बिल्कुल उल्टा। सिर्फ एक बेचने वाला पूरे बाजार में। जैसे पुराने जमाने में सोचिए, किसी इलाके में बिजली सप्लाई करने वाली शायद एक ही कंपनी होती थी। यहाँ बेचने वाले का कीमत पर काफी ज्यादा नियंत्रण होता है। तो वो अपनी मर्जी से कीमत रख सकते हैं काफी हद तक। और स्रोत शायद ये भी बताता है कि एकाधिकार में अक्सर कीमतें जरूरत से ज्यादा और उत्पादन जरूरत से कम हो सकता है। इससे समाज को पूरा फायदा नहीं मिल पाता। अर्थशास्त्री इसे डेड वेट लॉस भी कहते हैं। और एक और था शायद, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली। हाँ, अल्पाधिकार वो स्थिति है जहां बाजार में बस कुछ ही बड़े खिलाड़ी होते हैं, चंद कंपनियां। जैसे भारत में टेलीकॉम कंपनियां। बिल्कुल सही उदाहरण है। यहाँ कंपटीशन तो होता है, लेकिन वो बस उन्हीं कुछ कंपनियों के बीच होता है। ये कंपनियां एक दूसरे के एक्शन पर बहुत नजर रखती हैं। तो मतलब बाजार कैसे काम करेगा, ये सिर्फ मांग और आपूर्ति पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां कितने खिलाड़ी हैं और किस तरह का कंपटीशन है। एकदम सही। ये संरचनाएं तय करती हैं कि कीमतें कैसे बनेंगी, नई कंपनियां कितनी आसानी से बाजार में आ पाएंगी और आखिरकार हम ग्राहकों के पास कितने विकल्प होंगे। तो ये सब जानना, ये बाजार की बारीकियों को समझना, इसका असली फायदा क्या है?
आम लोगों के लिए या नीति बनाने वालों के लिए? देखिए, ये बाजार ही तो अर्थव्यवस्था की कह लीजिए धड़कन है। कीमतें सिर्फ नंबर नहीं है, वो बहुत जरूरी जानकारी देती हैं। उत्पादकों को, हम उपभोक्ताओं को, निवेशकों को, यहाँ तक कि सरकार को भी। ये सब बाजार के संकेतों के आधार पर ही तो अपने निर्णय लेते हैं। अच्छा। तो आर्थिक नीतियां बनाते समय, या कोई नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते समय, या बस अर्थव्यवस्था किधर जा रही है, ये समझने के लिए बाजार की ये समझ बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर बाजार सिर्फ लेन देन की जगह नहीं है, वो कहीं ज्यादा जटिल डायनामिक सिस्टम है जो अर्थव्यवस्था में संसाधनों को सही जगह पहुंचाने का काम करते हैं। मांग, आपूर्ति, कीमतें और हाँ, बाजार की बनावट, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हमें क्या मिलता है, कितना मिलता है और किस कीमत पर मिलता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब लगातार बदलता भी रहता है, नई टेक्नोलॉजी, नई नीतियों के साथ। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि बाजार वाकई अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में अभी भी है, जो स्रोत में अलग-अलग बाजार संरचनाओं के जिक्र से उठा था। हमने पूर्ण प्रतियोगिता और एक